व्यष्ट में समष्टि की इस कामना से मैं इस प्रोफेशन में आ गया। एक वृहद परिवार है, कम से कम 600 महाविद्यालयों का, छात्रों की, छात्राओं की, जिनके चेहरों में कुछ आशाएं हैं, शोध कार्य, शिक्षण कार्य, सेवा के कार्य, और इस प्रकार से ज्ञान की समस्त धाराएं एक सागर में जब मिलती हैं, पूरी लाइब्रेरी की बुक्स आपके मोबाइल पर हैं। जरूर कोई ना कोई स्किल सीखें, मतलब लैब के कॉन्सेप्ट को हम लैंड में अप्लाई करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम लोग नए भारत की कल्पना कर रहे हैं। जब मैंने प्रारंभ किया था पढ़ाना तो मेरे हाथ में चौक होती थी और डस्टर सामने रखा रहता था। आज जो ज़माना है वो डिजिटल और स्मार्ट क्लास बोर्ड्स का है। छात्रों को मैं कहता हूँ कि अपनी जो लेखन कला है ना, उसको हमेशा सुधारते रहिए। हमें अपनी पुरातन परंपरा को भी रखना है, अपनी अभिव्यक्ति को ओरिजिनलिटी देना। स्मार्ट बोर्ड और अपने हाथ में लिए हुए चौक के उस टुकड़े को भी मैं दोनों के सामंजस्य में बिलीव करता हूँ। रिवर्स मेंटोरिंग और रिवर्स फीडबैक को भी देखना चाहिए, चाहे आपका लेखन हो या आपकी वाणी हो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है विश्वविद्यालय वार्ता यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर सर प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी। वेलकम सर। थैंक यू सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एकेडमिक जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने एकेडमिक्स की तरफ करियर के लिए कैसे सोचा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी डिजिटल टीम इसको प्रसारित कर रही है, विश्वविद्यालय वार्ता। विश्वविद्यालय में लगातार इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। जहाँ तक मेरी शैक्षणिक यात्रा की बात है तो मैं बताता चलूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था तब दो ही प्रोफेशन मूलतः फैशन में थे, ये कहूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर जी। लेकिन उस समय भी मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जो कुछ भी ये हो रहा है उसके पीछे जो तर्क शक्ति है उसको भी हमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा रुझान बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में था। मैं बताऊं कि मुझे मैथ्स में 94 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिले थे और बायोलॉजी में 86 मार्क्स मिले थे। बायोलॉजी और मैथ्स के दोनों टीचर्स जहां मैं पढ़ता था, दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में, तो दोनों ही मुझसे अलग से बातें करते थे और मुझे अपने अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने अपने विषय की तरफ आकर्षित करने का भरसक प्रयत्न करते थे। लेकिन मेरी अपनी रुचि बायोलॉजी की प्रति थी और शरीर कैसे काम करता है, प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से बिहेव करते हैं, किस प्रकार से ये संसार चल रहा है, जिसको बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन कोई एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं यूं तो बायोलॉजी की तरफ आकृष्ट जरूर हुआ, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन के प्रति, जहां पर मरीज को देखकर दवाएं दी जाती हैं, उसके प्रति मेरा रुझान बहुत ज़्यादा नहीं था। बल्कि मेरा रुझान इस पर था कि जो मेडिसिन दी जा रही है उस मेडिसिन को दिए जाने का औचित्य क्या है जी। और इसलिए मैंने रिसर्च के फील्ड को अपनाया, टीचिंग के फील्ड को अपनाया और इन दोनों के अमलगमेशन से जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस नाते इस विश्वविद्यालय में सन 1991 में एक शिक्षक की भूमिका में आया था। यहाँ एक लाइफ साइंसेस का डिपार्टमेंट है और बाद में वो संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। अब एक वृहद संस्थान के रूप में वो ख्याति प्राप्त है, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस दोनों की शिक्षा दी जा रही है। तो मैंने ये सोचा कि वह व्यवसाय जो डॉक्टर को जन्म देता है, जो एक इंजीनियर को जन्म देता है, जो एक अधिवक्ता को जन्म देता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी आईएएस और पीसीएस को जन्म देता है, क्यों ना उस मूल व्यवसाय से जुड़ा हो जिससे मैं सबसे जुड़ जाऊं। तो व्यष्ट में समष्टि की इस कामना से मैं इस प्रोफेशन में आ गया और मुझे अब अपने शिक्षक होने पर बहुत ही गर्व है। थैंक यू सर। तो सर, आपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उससे जो आज यूनिवर्सिटी है, तो शिक्षा देना और शिक्षा लेने की जो प्रोसेस है
वो कितनी बदली है और इसका क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे? यह कहा जाए कि शिक्षा अपने अब वृहद रूप में आ चुकी है। जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों को बताया जाता था कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका हमारी पुस्तकें थी और हमारे कक्षा के अध्यापक थे। जी। अध्यापक हमें प्रेरित करते थे और हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। इंटरनेट का बिल्कुल ज़माना नहीं था और हमें जो किताबें बताई जाती थी उसके अलावा कुछ पुस्तकें जो हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में थी उनको भी पढ़ने की हमें सलाह दी जाती थी। हम लोगों को हमेशा से यह बताया गया कि कक्षा में जो अध्यापन हो रहा है उसके अलावा भी आपको कुछ पुस्तकें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इस नाते मैं लगातार अपने कॉलेज की जो पुस्तकालय है वहाँ पर और आईआईटी की लाइब्रेरी का ख़ास तौर से मैं उल्लेख करना चाहूँगा। अपने विद्यार्थी जीवन में ही मैंने वहाँ पर जाना प्रारंभ किया और वहाँ के अध्यापक अक्सर हमारे यहाँ स्पेशल लेक्चर लेने आते थे दीनदयाल उपाध्याय में। तो उस नाते हमारा एक जुड़ाव भी था और एक प्रेरणा भी थी कि अपनी क्लासरूम से अलग हटकर भी हम कुछ पढ़ें और कुछ सीखें। आज का ज़माना ये है कि हम इंटरनेट के ज़माने में हैं। हम एक क्लिक के बाद हमें अपना सारा मटेरियल हमको उपलब्ध हो जाता है। हमें उन बुक्स के रेफरेंसेस प्राप्त हो जाते हैं जिन बुक से उद्धरण लिए गए हैं। आज से 25 साल पहले यह कतई संभव नहीं था और 1991 में मैं जब आया था यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रवक्ता के रूप में, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर को लेक्चरर कहा जाता था। तो 91 में आने के पश्चात बहुत थोड़े यहाँ टीचिंग डिपार्टमेंट्स थे, संभवतः 5 डिपार्टमेंट्स थे और टीचर्स की संख्या 10 से 15 के बीच में थी। तो हम लोग इस शिक्षण की कुछ विधाओं को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे थे, उनका प्रतिपादन कर रहे थे और इसलिए वो संघर्ष के समय थे जब विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाएं चलाने का विरोध हो रहा था, क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेजेस में जो कक्षाएं चलती थी उन कक्षाओं से इतर जब परिसर में शिक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ तो हम लोगों को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। और विरोध का कारण यह था कि शिक्षक कह रहे थे कि जब विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी तो हमारे महाविद्यालयों में पढ़ने कौन आएगा। आज जब 34 वर्ष पश्चात मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ यह कि विश्वविद्यालय ने भरपूर प्रगति की है। विश्वविद्यालय ने उस चॉक डस्टर के ज़माने से अब चैटबॉट तक की यात्रा पूरी की है। हमने अपनी डिजिटल यात्रा में बहुत सारे सहगामी बनाए, बहुत सारे सहयोगी हमारे साथ आए और स्वयं महाविद्यालय के शिक्षकों को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया जिससे हमारा विरोध कम हो और वो भी हमारी इस अनवरत साधना यात्रा का अंग बन सकें। और इसलिए अब एक वृहद परिवार है, कम से कम 600 महाविद्यालयों का, जिनके शिक्षक हमसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और हम परिसर में एक नई प्रकार की शैक्षणिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। 10 बजे जब मैं अपनी कक्षा में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सड़क के दोनों तरफ एक भारी भीड़ छात्रों की, छात्राओं की, जिनके चेहरों में कुछ आशाएं हैं, कुछ ऊर्जा के कण हैं। और इसलिए मैं देख पाता हूँ कि अपनी इस शैक्षणिक यात्रा का जो अंत अब हो रहा है, लगभग अंत पर हूँ मैं, तो मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग ये एक्सपीरियंस लगता है। मुझे बड़ा ही संतोष का अनुभव होता है कि इस परिसर के अंदर शोध कार्य, शिक्षण कार्य, सेवा के कार्य और तमाम तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही शानदार तरीके से संपादित की जा रही हैं। और मैं भी एक प्रो वाइस चांसलर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक प्रो वाइस चांसलर के रूप में मेरे दायित्वों में परिवर्तन हुआ है। जब भी मुझे जो दायित्व दिए गए उनका निष्पादन मैंने पूरी ईमानदारी से किया हुआ है और इस समय शिक्षण भी मेरा दायित्व है और प्रो वाइस चांसलर के रूप में प्रशासन में मेरा अपना दायित्व है। मैं उन सब के बीच में तालमेल बिठाते हुए विश्वविद्यालय की इस गौरवशाली यात्रा का मैं पार्ट बना, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।
जी, सर तो आपकी जर्नी जितनी इंस्पायरिंग रही है उतना ही प्रगतिशील यूनिवर्सिटी का भी ये सफ़र रहा है। तो अगर हम आगे आने वाले 5 सालों की बात करें तो कौन से ऐसे प्लान्स और पॉलिसीज़ अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जिनको हम 5 साल बाद देख पाएँगे? हाँ, कोई भी विश्वविद्यालय तब तक प्रगति करता है जब तक वहाँ के प्रशासन, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के कर्मचारी एकजुट होकर एक टीम स्पिरिट के साथ में काम नहीं करना प्रारंभ कर देते हैं। विश्वविद्यालय लगातार इस गतिविधि के कारण आगे बढ़ता है। जी, और अब हम देख पा रहे हैं कि जब हमारा नैक ए डबल प्लस रैंक प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है। और लंबी यात्रा तय करने में हमें यह भी देखना होगा कि हम कुछ नए प्रतिमान शिक्षण के क्षेत्र में स्थापित करें, जिससे हमारी आगे की यात्रा जो है उसको हम एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकें। जी, तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग की कक्षाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। हमारे यहाँ एमएसडब्ल्यू सेवा के कार्यों से संबंधित कोर्स भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का जो विभाग है, आपको बताता चलूँ कि विश्वविद्यालय में सर्वाधिक जो प्रकाशन का कार्य होता है, शोध पत्रों के प्रकाशन का कार्य, और वह सबसे ज़्यादा लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी से होता है। तो इसलिए रिसर्च के क्षेत्र में, हमें शिक्षण के क्षेत्र में लगातार अपने आप को अपडेट करना है, जिससे हम विश्वविद्यालय, जो अन्य विश्वविद्यालय हैं प्रदेश के, उनके साथ अपना सामंजस्य बिठा सकें, उनसे आगे निकलने का प्रयास कर सकें। तो मेरी प्लानिंग ये है कि शायद मैं निकट भविष्य में उनको पूरा होते देखूंगा भी। और हमारे कुलपति जी, माननीय कुलपति जी भी इस विचारधारा के हैं कि विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए। और मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एक प्री रिक्विजिट है, वो है कि एक 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। उसके बाद ही हम मेडिकल जी, कॉलेज की स्थापना के लिए आगे का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार का प्रयास जो है आईआईटी द्वारा किया जा रहा है, और अभी हम इस प्रयास में थोड़े से पीछे चल रहे हैं। तो हमें अगले 5 वर्षों में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना करनी है। हमारे पास स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस पहले से ही है, लेकिन इस हेल्थ साइंस को हमें एक वृहद रूप देते हुए हमें एमबीबीएस और एमडी और डेंटल की कक्षाएं भी प्रारंभ करनी है। अगर विश्वविद्यालय यह कार्य कर पाया तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम पहले विश्वविद्यालय होंगे जिनके परिसर में मेडिकल की कक्षाएं प्रारंभ होने का स्कोप है। आईआईटी ये प्रयास कर रहा है, हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं जी। कि किस प्रकार से नर्सिंग की कक्षाएं चल सकें, एमबीबीएस की कक्षाएं चल सकें, बीडीएस की कक्षाएं चल सकें, और परास्नातक के जो मेडिकल के कोर्सेज हैं वो यहाँ पर की जा सकें। तो सर जैसे अभी हमने हम डेवलपमेंट्स देख भी रहे हैं और जो होने वाले हैं, उसी तरह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी बहुत ध्यान देती है, तो उसके बारे में? जब से अभी हमारे वर्तमान कुलपति आए हैं 2021 में, उन्होंने विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, और अब 4 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, और इस दिशा में हम लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किया है। सौभाग्य से 2020 में सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने भी 2020 में एनईपी की अवधारणा प्रस्तुत की, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन चुकी है, उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में और कॉलेजेस में छात्रों के सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत जोर दिया गया। और उनका ये मानना था कि जब छात्र पढ़े तो केवल अपना ही विषय ना पढ़े, वो कुछ अन्य विषयों को भी पढ़े, जिससे उसकी समझ विस्तृत हो और एक उसके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो, जिसके कारण से हम बेहतर नागरिक बन पाएँ, अपने राष्ट्र की बेहतर सेवा कर पाएँ। उदाहरण, जैसे लाइफ साइंसेस का विद्यार्थी अगर केवल बायोलॉजी के बारे में पढ़ता है और उसका ज्ञान इंजीनियरिंग, मैथ्स और सोशल साइंस से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, तो उसका विकास केवल एक दिशा में ही होगा। हम चाहते हैं कि जब विद्यार्थी अपने रुचि का विषय पढ़े, तो अपने रुचि के विषय के अलावा भी कुछ ऐसे विषयों को भी
अंगीकार करे, जिससे हमारा नॉलेज का डोमेन जो है वो विस्तृत हो। और जब हम राष्ट्र सेवा के लिए प्रस्तुत हों, हम एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत हों, तो हमारा वह कोर ज्ञान जो हमारे डोमेन नॉलेज है और जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इन दोनों में संबंध स्थापित करके हम एक बेहतर नागरिक के रूप में प्रस्तुत हों। और इसलिए हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बढ़ाई और उसके अलावा हमने कुछ ऐसे भी विषय ऑफ़र किए जो माइनर सब्जेक्ट्स के रूप में हैं। जैसे बायोलॉजी के छात्र को, लाइफ साइंसेस या बायोटेक्नोलॉजी के छात्र को पत्रकारिता से संबंधित या भाषा से संबंधित कोई कोर्स करना है, तो वो एक माइनर सब्जेक्ट्स के रूप में उसको हमने मान्यता दी। कुछ ऐसे कोर्सेज को भी शुरू किया जो व्यावसायिक प्रकार के थे, जिससे कुछ व्यवसाय भी उत्पन्न किया जा सकता है। उन कोर्सेज को भी हमने यहाँ पर चलाने की कोशिश की। और जब से हमारे कुलपति जी आए हैं, तो उन्होंने इस होलिस्टिक विचारधारा को, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसको एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तो अब हमारे विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स के बारे में जानता है, कॉमर्स का विद्यार्थी आर्ट्स के बारे में भी जानता है, और इस प्रकार से ज्ञान की समस्त धाराएं एक सागर में जब मिलती हैं, तो हमारा जो सर्वांगीण विकास होता है, वह विकास राष्ट्र के लिए बड़ा ही उपयोगी है, और उससे हम लोग अपने राष्ट्र का निर्माण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। जी सर, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स आज के समय में क्या है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर से भी इसका प्रयास होना चाहिए। जी आजीविका का पहला चरण है कि उनको एक नौकरी, सम्मानित नौकरी प्राप्त हो। जी तो हम लोग जब सेमेस्टर का अंत होने लगता है, यानी 4 वर्षीय कोर्स में जो तीसरा वर्ष है, उसके पश्चात ही हम लोग प्रयासरत करते हैं कि भाई कुछ प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएँ और अपने रुचि के विषय में विद्यार्थी अप्लाई कर सकें, उनका कैंपस इंटरव्यू हो और परिसर में इंटरव्यू होने के पश्चात उनको एक नौकरी मिल सके। क्योंकि यह दृढ़ सत्य है कि हमें अपनी आजीविका कमानी है, हमें अपने 2 टाइम के भोजन को, लाइवलीहुड को हमें कमाना है। यह बेसिक नीड है, लेकिन यही हमारी नीड नहीं है। हमारी नीड इससे कहीं अधिक बढ़ कर के है। अगर हम अपने क्षेत्र में एक्सेल कर रहे हैं, तो हमें एक्सेल करने के लिए पहले तो अपना नॉलेज डोमेन सुधारना होगा। यानी जो इंटरनेट का ज़माना है, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का ज़माना है, पूरी लाइब्रेरी की बुक्स आपके मोबाइल पर हैं। आपको अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि विश्व में हो क्या रहा है, आखिर विश्व किस दिशा में जा रहा है, उसके अपने मैंडेट्स क्या हैं, क्या इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो रिडिमेंट्री होती जा रही है। जैसे अब मोबाइल का ज़माना है, अब पीसीओ तो बंद हो चुके हैं, तो हमें उन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना है जिनका ज़माना है, जो आगे बढ़कर आ रहे हैं। किस प्रकार से डेटा साइंस आगे आ रहा है, किस प्रकार से मटेरियल साइंस में शोध हो रहा है। हमें अपने विषयों को इस प्रकार से रखना है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें जहाँ पर यह सब कार्य, शोध कार्य आगे बढ़ रहे हैं। तो छात्रों को चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट रखें, ज़रूर कोई ना कोई स्किल सीखें, जिसमें सॉफ्ट स्किल हो सकती है। इंटरनेट से संबंधित सारी जानकारी उनको तभी प्राप्त होगी जब उनको मीडिया का ज्ञान होगा, जब उनको डिजिटल लाइब्रेरी का ज्ञान होगा, और उसके पश्चात उनका अनुप्रयोग बहुत ज़रूरी है। यानी जिन स्किल्स को आपको क्लासरूम में सिखाया गया है, उन स्किल्स को आपको अप्लाई करना है। यानी लैब की वो विधाएं जो हमने थ्योरेटिकली सीखी हैं और प्रैक्टिकल एक छोटे से स्तर पर किया है, अगर हम उस प्रयोग को खेतों तक ले जा सकें, अपनी प्रयोगशाला के बाहर हम विस्तृत क्षेत्र में उसको अपना सकें, तो वो हमारी टेक्निक जो है, जिसको हम लोग कभी कभी लैब से लैंड कहते हैं, लैब टू लैंड, मतलब लैब के कॉन्सेप्ट को हम लैंड में अप्लाई करें और उपज बढ़ाएं। इस प्रकार की तकनीक अगर हम सीख रहे हैं, तो हम एक नए भारत,
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम लोग नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, तो नया भारत हमारा ऐसा होगा जो विश्व की नई आवश्यकताओं के अनुरूप हम अपने ज्ञान को और अपने विज्ञान को और अपने व्यवहार को भी उसके अनुरूप ढाल सकें। जी। तो सर, जैसे हमने नए भारत की बात की, तो जो नए और आधुनिक टीचिंग मेथड्स हैं और जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हैं और जो पुरातन नॉलेज हमारे पास है, उनके बीच हम कैसे बैलेंस बिठाते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये कुछ ऐसा सवाल है जिसमें मैं स्वयं अपने आप को देख पा रहा हूँ। एक प्रायोगिक कार्य में मैं स्वयं इस घटना को अपने सामने इतिहास बनते मैं देख जी। रहा हूँ। जब मैंने प्रारंभ किया था पढ़ाना, तो मेरे हाथ में चॉक होती थी और डस्टर सामने रखा रहता था। अक्सर मैं अपने डायग्राम्स बनाता था, उनको इलस्ट्रेट करता था, और उनको इलस्ट्रेट करने के पश्चात मैं उनको नोट्स बनाने की भी सलाह देता था कि ये सारी चीज़ें आपको नोट्स रखनी चाहिए। जी। आज जो ज़माना है वो डिजिटल और स्मार्ट क्लास बोर्ड्स का है, जहाँ पर हम लोग इस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। जिस डायग्राम को मैं ड्रॉ करता था, और ड्रॉ करने में मेरा ख्याल है 8 से 10 मिनट लगते थे, और उसके पश्चात भी मैं उनको इलस्ट्रेट कर पाता था, आज वो मैं क्लिक करता हूँ और वो डायग्राम सामने आ जाता है। और यही नहीं, वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, इसके कुछ मॉडल्स भी, हमारे एआई मॉडल्स हमारे पास उपलब्ध हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो मैं उस घटना को होते हुए देख रहा हूँ, यानी कि ईसोफेगस से कैसे भोजन अंदर जा रहा है, कैसे वो पच रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स आ रहे हैं, और बाद में वो कोलन तक किस प्रकार पहुंच रहा है। ये घटना बिल्कुल लाइव दिखाई जा रही है, और उसमें क्या डिरेलमेंट्स हो सकते हैं, कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, उन पर भी मैं फोकस कर सकता हूँ। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन अभी जी। मैं कहूँगा कि हमारी जो पुरातन ज्ञान परंपरा है, उस पर हमें पूरा ध्यान देना है। अभी भी ब्लैक बोर्ड से लिखने की जो प्रवृत्ति है, उस पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। और छात्रों को मैं कहता हूँ कि अपनी जो लेखन कला है ना, उसको हमेशा सुधारते रहिए। जी। अभी मैं देख पा रहा हूँ, जब से एआई का प्रादुर्भाव हुआ है और क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स आ गए हैं, उसमें मेरा 3 दिन पहले का लेक्चर भी रिपोजिटरी में रखा हुआ है। अगर कोई छात्र नहीं आया तो वो उसको दोबारा से सुन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो लेखन कला है, इसका जो लुप्त प्राय हो रही है, जी। कि हम केवल अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर लिखते हैं, मोबाइल पर टाइप करते हैं, और उस टाइप करने में भी इतनी गलतियां करते हैं। जी। वो सारी गलतियां आज के ज़माने में क्षम्य हैं। मेरे ज़माने में अगर मैं ऐसी गलती करता कि किसी भी उसकी स्पेलिंग, अगर मैं रनिंग लैंग्वेज में, जैसे आजकल जी। लिख रहे हैं लोग, रोमन में लिख रहे हैं, है ना, तो उस रोमन में लिखने के पीछे मुझे बहुत डांट पड़ती। तो जी। हम लोग अपनी स्पेलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, हम लोग अपने सिंटैक्स पे बहुत ध्यान देते थे, वाक्यों का विन्यास किस प्रकार हो, किस प्रकार वो खूबसूरत लग सकते हैं, इस पर ध्यान देते थे। आज मैं कह पा रहा हूँ कि हम लोग जो जो थॉट्स में ओरिजिनलिटी थी, वो जी। अब नए ज़माने में वो देखने को नहीं मिलती। भाषा की जो शुद्धता, उसका सौष्ठव, जो उसकी कला, वो अब लुप्त प्राय हो रही है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर ऐसी भाषा का उपयोग हम लोग चैटबॉट में करते हैं अपने, और मोबाइल्स पर हम लोग मैसेजेस का जो जवाब देते हैं, वो इस प्रकार देते हैं कि हमारी भाषा ना तो इंग्लिश सुधर रही है, ना हिंदी सुधर रही है, और वो इंग्लिश और हिंदी के बीच में हिंग्लिश बनती जा रही है। मैं बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमें अपनी पुरातन परंपरा को भी रखना है। और मैं जब भी असाइनमेंट्स देता हूँ, जी। तो मैं इसको इंश्योर करता हूँ कि छात्र अपने हाथों से लिखे और उसके सिंटैक्स पर ध्यान दे, चाहे वो ग्रामरली पढ़ के ही क्यों ना ध्यान दे, लेकिन उसको प्रॉपर ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए। और अपनी अभिव्यक्ति को ओरिजिनलिटी देना, ये भी एक आपका दायित्व है। हम दूसरे के विचारों को अपना लेते हैं, दूसरे के कोट्स को हम जो है अपने मैसेज में टाइप कर देते हैं, और ये समझते हैं कि ये मेरे अपने ओरिजिनल थॉट्स हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो कविता का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल साइंस का क्षेत्र हो, हमारे जो ओरिजिनल थॉट्स हैं,
वो हमारी अपनी भाषा में आएँ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो इस ओरिजिनलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं स्मार्ट क्लासरूम और स्मार्ट बोर्ड और अपने हाथ में लिए हुए चॉक के उस टुकड़े को भी उतनी ही प्रधानता देना चाहता हूँ, जितनी प्रधानता मैं जब चैटबॉट डील करता हूँ तो उसको देता हूँ। मैं दोनों के सामंजस्य में बिलीव करता हूँ और दोनों परंपराओं को अभी चलते रहना चाहिए। जी, और सर जैसे आप एआई की बात कर रहे थे, तो क्या मुझे मतलब जितना हमारा अनुभव है, और अगर आप भी ये कहेंगे कि भले ही अब चैटबॉट्स आ गए हैं, लेकिन आज भी जो लोग लिख अच्छी तरह से अच्छे सिंटैक्स में लिख पाते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी रख पाते हैं, तो वो भी एक स्टूडेंट के कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है, जो आगे जाके उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं इस चीज़ को रोज़ ही देखता हूँ कि जब कभी भी मैं कोई असाइनमेंट देता हूँ और वो असाइनमेंट कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि कहीं से कॉपी कर लिया गया। ये जो कॉपी पेस्ट की जी, टेक्नोलॉजी जी। आज के ज़माने में उपलब्ध है, इससे हमारी ओरिजिनलिटी, हमारी मौलिकता जो है वो नष्ट प्राय हो गई है। इसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास भी करने चाहिए। हमें अपनी कक्षाओं में जब हम ज्ञान को वितरित कर रहे हैं, ज्ञान को डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें रिवर्स मेंटोरिंग और रिवर्स फीडबैक को भी देखना चाहिए कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, छात्र उसको कितना समझ पा रहे हैं और समझकर कितना लिख पा रहे हैं। जी। क्योंकि अभी भी विश्व में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो इवैल्यूएशन का पैटर्न है, वो अभी भी लिखित रूप में किया जा रहा है। हो सकता है अगले आने वाले 5 सालों में कुछ इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हो, लेकिन अभी भी हमें अपने विचारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं पर, आंसर बुक्स पर लिखना होता है। जी। और जब हम लिखते हैं तो उसका एक विज्ञान है, लिखने का एक विन्यास है, लिखने का एक सिंटैक्स है, उसकी एक ग्रामर है। जी। हम उस भाषा के सौष्ठव को बर्बाद नहीं कर सकते। केवल हम कंटेंट दें और भाषा को हम बिल्कुल गौण बना दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हमें इस पर वर्कशॉप भी हमने आयोजित की हैं जी, जी। कि किस प्रकार से अपने लेखन को ओरिजिनल बनाएं, जी। अपने थॉट्स की जो जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है, उसको भी बनाइए। आप दूसरे से प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन भाषा तो आपकी अपनी होनी चाहिए। जी। तो इसलिए हम लोग अपने विद्यार्थियों को हमेशा कहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। चाहे आपका लेखन हो या आपकी वाणी हो, दोनों में इतना ओज हो कि दूसरे व्यक्तित्व से वो बिल्कुल डिफ़र करके दिखे और वो इस प्रकार दिखे कि जो सुनने वाला है उसको प्रभावित कर सके। जी। तो जैसे हम अभी आधुनिकता और पुरातन परंपराओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर पंडित दीनदयाल शोध केंद्र का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, और सर आप उसके भी निर्देशक हैं। तो इस बारे में कैसे आप दोनों कार्यभार संभालते हैं, और पंडित दीनदयाल शोध केंद्र के बारे में भी आप हमें बताएं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं जहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया, उस संस्थान का नाम भी दीनदयाल सनातन जी। धर्म विद्यालय था। और जब मैं यहाँ पर आया कैंपस में, तो वर्ष 1994 में दीनदयाल शोध केंद्र की स्थापना हुई थी। मैंने अपने आँखों के सामने से इसका इतिहास बनते देखा है। और ये इस सौभाग्य में एक और सौभाग्य का क्षण तब आया जब विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने मुझे 2021 में इस केंद्र का निदेशक बनाया। चूँकि मेरी परंपरा, मेरा लीनिएज दीनदयाल सनातन धर्म विद्यालय से था, जिसकी स्थापना इसी उद्देश्य को लेकर की गई थी कि दीनदयाल जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तो उन सपनों को किस प्रकार पूरा किया जाए। और इनके संस्थान के जो संस्थापक थे बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह, उनका ये मानना था कि एक दीनदयाल तो चले गए हैं, लेकिन मुझे हर वर्ष सैकड़ों दीनदयाल इसी प्रकार से बनाने हैं जो समाज में जाकर इसी प्रकार से कार्य कर सकें। तो जब मैंने दीनदयाल शोध केंद्र का कार्यभार संभाला, तो यहाँ की गतिविधियों में एक रेडिकल चेंज, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोगों ने लाया।
माननीय कुलपति जी के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कोर्स प्रारंभ किए और उसमें था एक ज्योतिष का कोर्स हमने प्रारंभ किया, एक वास्तुशास्त्र का कोर्स हमने प्रारंभ किया और एक कर्मकांड का कोर्स हमने 6 महीने का प्रारंभ किया, 1 वर्ष का। तो इन कोर्सेज को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि हमारी जो पुरातन परंपरा है, जो हमारा ज्ञान संग्रह है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उससे हम आधुनिक जो ज्ञान है उसको किस प्रकार से जोड़ सकें। 1000 साल के गुलामी के इतिहास में जब हमें अपनी ही संस्कृति पर एक हीन भाव दिखाते हुए ऐसा समाज में विकृति आई कि हमें अपनी ही संस्कृति के उन उदार पक्षों पर गर्व के बजाय ग्लानि होने लगी। तो इस समय से हम अब उबर चुके हैं। सौभाग्य से हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसी सरकारें हैं जो हमारे ज्ञान के उस लुप्त प्राय क्षेत्र को अब पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के कोर्सेज को हम लोग प्रारंभ किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन तीनों कोर्सेज में बहुत ही अधिक छात्रों का रुझान रहा। अभी भी वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और कर्मकांड के प्रति हमारे छात्रों का रुझान अचानक से बढ़ा हुआ है और जो कैंपस में पढ़ रहे छात्र भी हैं वो भी कहते हैं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ की ज्ञान परंपरा से संबंधित कोई कोर्स करने को मिल जाए। हम लोगों ने एक कोर्स हिंदू माइथोलॉजी का भी यहाँ प्रारंभ किया था, हिंदू स्टडीज़ का। तो उस नाते मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि हमारे जो वेद थे वो विज्ञान सम्मत थे, हमारे उपनिषद ज्ञान सम्मत थे और इसलिए ज्ञान की उस धारा को जिसको एक विशेष उद्देश्य से क्षीण कर दिया गया था, अब हमें उस क्षीण धारा को पूरे रॉ में, पूरे तेजी के साथ उसको हमें लाना है और भारतीय ज्ञान जो विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान के क्षेत्र में था, उसको पुनर्जीवित करते हुए हमें उन तथ्यों को, जैसे आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स, उनसे किस प्रकार से मेडिसिन प्राप्त की जा सकती है और उनका बीमारियों का जो इलाज है वो उन जड़ी बूटियों से, उन ट्रेडिशनल मेडिसिन से इतना अच्छा किया जा सकता है जो आज की एलोपैथिक दवाओं से नहीं किया जा सकता। आपको ये पता ही होगा कि एलोपैथिक की दवाएं इलाज तो करती हैं लेकिन उसके साथ में कुछ नई बीमारियों का प्रादुर्भाव भी हो जाता है और इस कारण से साइड इफ़ेक्ट्स के कारण हमारी यह विधाएं जो हैं उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही। तो ज्ञान की उस परंपरा को जिसमें अथर्ववेद हमें तमाम मेडिसिन्स के बारे में बताया, हमारे ज्ञान के जो क्षेत्र उपनिषद के रूप में हमारे सामने हैं, उसमें गुरु और शिष्य की परंपरा कैसे हो, परिवार का वातावरण किस प्रकार का हो और परिवार से जो समाज की रचना होती है उसमें किस प्रकार से दायित्वों का निर्वहन हो, एक अच्छे भाई को अपनी बहन के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, पिता का पुत्री के साथ क्या दायित्व है, पुत्र का अपने पिता और माता के साथ में क्या दायित्व है। इन बेसिक्स पर जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी ज्ञान परंपरा को आगे नहीं ले जा पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दीनदयाल शोध केंद्र के निदेशक के रूप में मैंने वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए और उन कार्यक्रम आयोजित करने का जो मूल उद्देश्य था वह यही था कि हम अपनी ज्ञान परंपरा से प्रेरित होकर और उसको नव ज्ञान का, जिसको हम लोग न्यू इंडिया कह रहे हैं, नव ज्ञान का सृजन किस प्रकार से करें कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकें। दीनदयाल जी कहते थे कि व्यक्ति एक इकाई है, व्यक्तिगत परिवार एक इकाई है, परिवार के बाद समाज की इकाई है और उसके पश्चात राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद ब्रह्मांड है। तो व्यक्ति से शुरू हुई यात्रा ब्रह्मांड की यात्रा तक किस प्रकार से उपयोगी साबित हो, यह दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। तो हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग रहना है और यह ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा वैयक्तिक ज्ञान नहीं है,
वो हमें राष्ट्र से प्राप्त हुआ है, हमें राष्ट्र को वापस भी देना है। और इसलिए हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, समर्पण का क्षेत्र हो, उसका मूल उद्देश्य, उसका मूल ध्येय है कि हमें अपनी राष्ट्र की सेवा करनी है। हमें अपने परिवार, समाज का भी भरण पोषण करना है, लेकिन हमारे दिमाग में जो अंतिम उद्देश्य है वो हमारे राष्ट्र की सेवा है, जो जितने बेहतर तरीके से हम कर पाएँ। और इस उद्देश्य में दीनदयाल शोध केंद्र सदैव आगे रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले सालों में हम अपनी संस्कृति के उन पक्षों को भी उजागर करने का प्रयास करेंगे जो अभी तक लुप्तप्राय रही हैं, अभी तक छुपी रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सर, जाते समय आज हमने ज्ञान की बात की, और ज्ञान हमारे समाज की ज्योति होती है, और आज दीपावली का भी अवसर है। तो क्या आप हमारे छात्रों को और शिक्षकों को दीपावली की शुभकामनाएं और कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें? मैं दीपावली का जो पावन पर्व है, जिसका भारतीय संस्कृति में बहुत ही अधिक महत्व है, अ, दीप जो है वो एक ज्ञान का भी होता है। और ये जो ज्ञान का दीप है, जब आलोकित करता है तो एक वृहत समाज को ये आलोकित करता है। दिया एक प्रतीक है उस प्रकाश का जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी हमारी यात्रा अज्ञानता से ज्ञानता की ओर है। मैं अपने सभी शिक्षकों को, अपने सभी छात्र छात्राओं को, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इस दीप से प्राप्त जो प्रकाश है वो उनके जीवन को आलोकित करे, और अपने जीवन को आलोकित करने के पश्चात वो अपने राष्ट्र सेवा के काम में जितना अधिक सन्नद्ध हों, यह उतना ही उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि पॉडकास्ट के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। धन्यवाद। थैंक यू सर।